Good morning students. I am Namita Gupta from Suraj School BGT Chemistry. Today I will start a new topic, P block. In this block, firstly I will consider it contains 6 groups, 13 group, 14 group, 15 group, 16 group, 17 group and 18 group. And second, why this block called P block. इस ब्लॉक को P ब्लॉक ही क्यों बोला गया, सेकेंड पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे. इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? 6 ग्रुप, 6 ग्रुप. तो इसमें 6 ग्रुप्स क्यों होते हैं? P ब्लॉक को P ब्लॉक ही क्यों बोला जाता है, ये हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट. तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और लिटिल बिट 15 ग्रुप ये 11th में पढ़ चुके हैं. तो इसमें मैं बहुत ही शॉर्ट में रिकंसिडरेशन दूंगी. 13 ग्रुप बैल, गए, इंडियन, ट्रॉली में. तो आप इस शॉर्टकट से इन एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं. बैल, गए, इंडियन, ट्रॉली में. 14 ग्रुप कसाई जी ने सेंट प्रभा को मारा. कसाई जी ने सेंट प्रभा को मारा. 15 ग्रुप नाना पाटेकर, ऐश सब बीमार. 15 ग्रुप नाना पाटेकर, ऐश सब बीमार. 16 ग्रुप उस से टी को, उस से टी को. 17 ग्रुप फिर कल बाहर आई आंटी. फिर कल बाहर आई आंटी. एंड 18 ग्रुप हीलियम, निया, हीना, नीना और करीना. हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन. हीना, नीना और करीना के एक्सरे रंगीन. तो स्टूडेंट्स ये हमारी लाफिंग ट्रिक्स हैं 15 ग्रुप के, 16 ग्रुप के, 17 ग्रुप के और 18 ग्रुप के. इन ग्रुप्स के एलिमेंट्स को लर्न करने के लिए 12th में आप इस लाफिंग ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं. अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इस पूरे ब्लॉक को P ब्लॉक बोला. तो आपने इस पूरे ब्लॉक को P ब्लॉक क्यों बोला? सेकंड, आप इस P ब्लॉक में देख सकते हैं कितने ग्रुप्स कंसीडर कर रहे हैं, फ्रॉम 13 टू 18. तो आप ये 13 ग्रुप से 18 तक 6 ग्रुप क्यों कंसीडर कर रहे हैं, वाई? तो यही पॉइंट सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे. तो फर्स्टली यहाँ मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अरेंज करूँगी किसी भी एक एलिमेंट का. लेट यहाँ हम लेते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वी नो इट्स एटॉमिक नंबर 7. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2, 2s2, 2p3. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जाए वही सब शेल, वही सब शेल उस एलिमेंट का घर मीन्स ब्लॉक कहलाता है. तो यहाँ पे हमने ये बात एनालाइज करी कि जब हम इन सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये सारे एलिमेंट्स कौन से ब्लॉक में जाएंगे? P ब्लॉक में. क्यों जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे इनका वैलेंस सब शेल
p है, वैलेंस सबशेल p है। वैलेंस सबशेल मीन्स वो सबशेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, यू कैन सी। तो यहाँ पे बेटा हमने आपको 2 पॉइंट्स बताए हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोला जाता है, एज वेल एज पी ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, 6। तो यहाँ पे अब 6 ग्रुप्स क्यों होते हैं वो थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि मैं इसी से कंसीडर करती हूँ, अगर हम यहाँ नाइट्रोजन का इसी ले रहे हैं तो नाइट्रोजन के इसी में ये जो पावर होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो पावर होती है इसको बोला जाता है ग्रुप नंबर। बट अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल ये आपको थोड़ा सा एनालाइज होना चाहिए कि पी सबशेल या पी ब्लॉक अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल डी और एस के बाद आता है, एस और डी के बाद आता है। तो पी अगर एस और डी के बाद आ रहा है तो रिलेटेड टू दैट एस के ग्रुप्स थे 2, डी के ग्रुप्स थे 10। तो ऑब्वियसली जो भी हमारा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए ग्रुप होगा उसमें हमें टोटल नंबर 12 ऐड करना होगा, उसमें हमें टोटल नंबर 12 ऐड करना होगा। 2 बिकॉज ऑफ एस ब्लॉक, 10 बिकॉज ऑफ डी ब्लॉक। तो रिलेटेड टू दैट यहाँ पर अगर मैं इस नाइट्रोजन एलिमेंट का स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर डिस्कस करना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 + 12 करना होगा। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से 3 + 12 15 ग्रुप, यस यू कैन सी यहाँ पे ये 15 ग्रुप एलिमेंट है। हाँ नाइट्रोजन 15 ग्रुप एलिमेंट है। तो होप सो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने पी ब्लॉक में क्यों 6 ग्रुप्स ही रखे, तो उसको भी समझने के लिए हमें लिटिल बिट हुन्स रूल का एनालाइज करना पड़ेगा। तो हुन्स ने हमें बताया था किसी भी सबशेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिक्स होते हैं। किसी भी सबशेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिक्स होते हैं और एस सबशेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 होता है और हर एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर पाता है। और इसी तरह से पी सबशेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल्स 3 होते हैं और हर एक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू हुन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेगा। और यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल कितने हैं 3, दैट मीन्स यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 6। और हर एक इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप नंबर शो करता है। तो यहाँ पे टोटल ग्रुप नंबर कितने हो गए 6 और वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहे थे 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक। तो होप सो स्टूडेंट्स ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। तो राइट फर्स्ट हेडिंग एटॉमिक साइज। तो रिलेटेड टू एटॉमिक साइज the distance from nucleus to valence
valence shell will called atomic size. किसी भी एटम की उसके न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक की जो डिस्टेंस होगी स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएगी? एटॉमिक साइज। और यही एटॉमिक साइज हम किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करने के लिए ग्रुप या पीरियड में एनालाइज करते हैं। मींस ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर या पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो रिलेटेड टू दैट टर्म हम एनालाइज कर सकते हैं। लेट वी आर टेकिंग 16 ग्रुप ऑक्सीजन एंड सल्फर, and according to EC, its electronic configuration, because of it 1s2 2s2 2p4, and sulfur 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो आप सिंपल सा टर्म यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। यहाँ वैलेंस शेल है, यहाँ वैलेंस शेल है थर्ड, और यहाँ वैलेंस शेल है सेकेंड 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 वैलेंस शेल, थर्ड वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो रही है। तो नॉर्मल ट्रेंड होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम मीन्स ग्रुप में, इन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा। क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल total number of valence shell increasing, and when total number of valence shell increasing, atomic size, एटम का साइज बढ़ेगा। तो होप सो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 11th में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो इस साइज में एनामोलसली चेंजेस ले आते हैं। तो हम सिर्फ इस एक फैक्टर को एनालाइज नहीं कर पाएंगे फॉर साइज। एटॉमिक साइज को डिस्कस करने के लिए हमारे पास 2 और फैक्टर होते हैं। वो दोनों फैक्टर कौन कौन से होते हैं? सेकेंड फैक्टर विल बी स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, हम यहाँ पर सेकेंड फैक्टर को डिस्कस करेंगे। और थर्ड फैक्टर होता है न्यूक्लियर पावर। तो थर्ड फैक्टर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड फैक्टर आ जाएगा आफ्टर द एटॉमिक साइज स्क्रीनिंग। तो एटॉमिक साइज के लिए सेकेंड फैक्टर हम कंसीडर करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसा कि यहाँ पर सल्फर में अगर हम कंसीडर करें तो सल्फर के रिगार्डिंग हम ये बात देख सकते हैं 3s2 3p4। अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाऊं तो रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट इस लॉजिक में स्क्रीनिंग इफेक्ट अप्लाई होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट में इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बाहर से एंटर करेगा, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बाहर से एंटर करेगा। और कहाँ एंटर करेगा? इन वैलेंस शेल। कहाँ एंटर करेगा स्टूडेंट्स? इन वैलेंस शेल। तो रिलेटेड टू दैट अगर मैंने यहाँ पर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन को एंटर करवाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका Z इफेक्टिव होगा। Z इफेक्टिव का क्या मतलब है? न्यूक्लियर पावर। Z इफेक्टिव का क्या मतलब है? न्यूक्लियर पावर which will be develop the attraction force, which will be develop the attraction force। तो यहाँ पे इसका Z इफेक्टिव ज़्यादा हो जाने की वजह से
इसकी न्यूक्लियर पावर ज़्यादा हो जाने की वजह से, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा हो जाने की वजह से इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जल्दी एंटर करेगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ अगर जल्दी एंटर करेगा तो रिलेटेड टू दैट इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट सबशेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट सबशेल, वो इस इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन फोर्स डेवलप करेगा। तो यहाँ पे जो भी इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो बिकॉज ऑफ मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर, मोर ऑफ अट्रैक्शन पावर जल्दी एंटर कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसको रिपेल करेंगे और रिपल्शन की वजह से इस इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन का अंदर आना लिटिल बिट मुश्किल हो जाएगा। और जब ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, लास्ट वैलेंस सबशेल में आएगा, तो जब ये एंटर कर रहा है तो इसकी जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन वो हो जाएगी लेस, वो हो जाएगी लेस, नॉर्मल से लेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर तो कर गया, लेकिन उसकी एनर्जी कैसी थी? कम। किससे? नॉर्मल कंडीशन से। अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इस इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करते तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी इसके पास स्टोर्ड थी, उसी एनर्जी से ये अंदर एंटर कर जाता। तो यहाँ पे अब इस एनर्जी की कमी की वजह से ये अंदर एंटर करेगा, लेकिन लेस एनर्जी की वजह से, कम एनर्जी की वजह से एंटर करेगा। और इस एनर्जी के कम हो जाने की वजह से यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर था, यहाँ पे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर था, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर ना होके, अब इस लेस एनर्जी की वजह से यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर ना होके लेस हो जाए। और अगर इस इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस लग रहा है, लेस, तो आप समझ सकते हैं लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट्स समझ में आया होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन बाहर से एंटर करता है तो उसकी नॉर्मल एनर्जी के अकॉर्डिंग उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर डोमिनेंट होता तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से एंटर कर जाता, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डोमिनेंसी की वजह से यहाँ पर साइज छोटा हो जाना चाहिए। लेकिन जब इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर कर रहा है तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो उस इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, और उस रिपल्शन की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन की वजह से साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको दो फैक्टर्स बताए हैं। फर्स्ट पढ़ाया है मैंने आपको वैलेंस शेल, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक की जो डिस्टेंस है वो भी साइज को इंक्रीज कर रही थी, और स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हमने एनालाइज किया उसने भी हमें बताया कि टोटल डिस्टेंस बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन के जैसे जैसे एंट्रिंग टेंडेंसी आएगी वैसे वैसे साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारे दोनों फैक्टर, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी और वैलेंस शेल डिस्टेंस भी, दोनों फैक्टर्स हमारे साइज को इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर दोनों फैक्टर हमारे साइज को इंक्रीज कर रहे हैं तो अब तीसरा फैक्टर देखना है वो साइज को बढ़ाएगा या घटाएगा। तो तीसरा फैक्टर मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया था न्यूक्लियर पावर। तो न्यूक्लियर पावर क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। न्यूक्लियस की पावर, तो न्यूक्लियस कैसा होता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव, प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव, और वैलेंस शेल में कौन प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन्स की वजह से अट्रैक्शन शो करेंगे। थोड़ा सा एनालाइज करिए, जो ये अट्रैक्शन होगी मोस्टली इंटरनल पर ज़्यादा होगी और आउटर पर कम होगी। तो हम यहाँ पे जो अट्रैक्शन लग रहा है बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर करेंगे। मीन्स अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पर तो बाय डिफॉल्ट
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, लेकिन हमें वैलेंस शेल पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मेज़र करना होता है। तो अगर यहाँ पे हमारी न्यूक्लियस की डोमिनेंसी ज़्यादा है, न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है, मीन्स प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा है, प्रोटॉन्स का नंबर, तो प्रोटॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाने की वजह से अट्रैक्शन डेवलप्ड बाय द प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन ही हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। किस पर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अगर प्रोटॉन्स पावरफुल हैं, ज़्यादा हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से स्टूडेंट्स हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि साइज़ छोटा होता हुआ महसूस होगा। तो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट साइज निकालना पड़ेगा रिलेटेड टू डाटा। हमने 3 फैक्टर्स पढ़े। पहला, वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, तीसरा न्यूक्लियर पावर। तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस थी वो टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप में हमने फील करी, प्रैक्टिकली देखी। यहाँ पे सेकेंड शेल है, यहाँ पे थर्ड शेल है, हमने प्रैक्टिकली देखी, ये बढ़ रही है। सेकेंड डाटा में हमने यहाँ पर देखा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, जो कि किस पर लगेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगा। क्यों? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पर एंटर करता है? लास्ट सब शेल में। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि डोमिनेंट कौन सा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से हमने देखा एनर्जी कम हो गई, किसकी? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की। और अगर इसकी एनर्जी कम हो गई तो इसकी एनर्जी कम हो जाने की वजह से साइज बढ़ गया था। लास्ट, हाँ ऑफ कोर्स न्यूक्लियर पावर ने साइज को छोटा करने की कोशिश करी, लेकिन 2 फैक्टर साइज को बढ़ा रहे थे, 1 फैक्टर साइज को कम कर रहा था। तो ओवरऑल हम ये बात बोल सकते हैं 2 फैक्टर्स की डोमिनेंसी ज़्यादा रही होगी 1 फैक्टर के कंपैरिजन में। तो रिजल्टेंट साइज ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अगेन स्टूडेंट्स आई एम सेइंग जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? जैसे कि मैंने बोला, अगर डिस्टेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, अगर डिस्टेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैलेंस शेल से बढ़ेगी, तो जो बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा उस पर अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, एज वेल एज जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपल्शन ज़्यादा शो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अंदर आएगा, इजीली अंदर नहीं आ पाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अंदर आएगा, मुश्किल से अंदर आएगा, तो उसकी जो एनर्जी होगी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग वो कम हो जाएगी। और अगर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, तो उस कम एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय दैट इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बी लेस, और लेस होने की वजह से उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ी हुई अपीयर होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ा, दैट मीन्स साइज बढ़ा। फ्रॉम गोइंग टॉप टू बॉटम शेल्स बढ़ी, दैट्स वाई न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक की डिस्टेंस बढ़ने की वजह से अगेन एटॉमिक साइज बढ़ा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, जिसकी वजह से लिटिल बिट साइज घटा। तो 2 फैक्टर डोमिनेंट हुए एक पर, दैट्स वाई हम बोल सकते हैं हमारा एटॉमिक साइज ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है। तो होप सो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा एटॉमिक साइज ग्रुप में क्यों बढ़ता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाता है हमारा सेकेंड पॉइंट। अगर हम बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड में एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉर्मली हमने पढ़ा है डिक्रीज होता है, घटता है। तो क्यों घटता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। वहाँ पे कौन से फैक्टर्स लगेंगे? ऑफ कोर्स वहाँ पर भी सेम ही फैक्टर्स एनालाइज होंगे। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना होगा। हम यहाँ पर ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फास्फोरस का और सल्फर का और क्लोरीन का, कोई भी ले लेते हैं। तो हम सल्फर और क्लोरीन एनालाइज कर लेते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। तो सल्फर का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 16 के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम क्लोरीन को एनालाइज करते हैं, तो क्लोरीन में भी 1s2
2s2 2p6 3s2 3p5, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, सबसे नोट पॉइंट, यहाँ पर हमारे दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ शेल्स 3 है, और इस केस में भी यहाँ पर हमारा बेटा नंबर ऑफ शेल्स 3 है। तो दैट मीन्स हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ शेल्स, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल, दैट विल बी रिमेन सेम। तो यहाँ पे पहला फैक्टर कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही थर्ड शेल में प्रेजेंट है, एज वेल एज दोनों में ही सब शेल P कंसीडर करी जा रही है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इस फैक्टर के अकॉर्डिंग इनका साइज सेम होना चाहिए था, लेकिन अभी हमारे पास और दो फैक्टर हैं, और जिस भी फैक्टर की डोमिनेंसी ज़्यादा हो जाएगी उसी फैक्टर के अकॉर्डिंग हमारा साइज पीरियड में लेफ्ट टू राइट या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन से फैक्टर की डोमिनेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो फर्स्ट फैक्टर तो बेटा कांस्टेंट है, ये हमें समझ में आ गया। अब यहीं पर अगर हम सेकंड फैक्टर कंसीडर करते हैं रिलेटेड टू दैट ईसी, इसके ईसी के लिए तो यहाँ पे 3s2 3p4 3s2 3p5। तो यहाँ पे बेटा अगर हम बात करते हैं इसकी Z इफेक्टिव और इसकी Z इफेक्टिव, दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होती है, और यहाँ पे 16 एटॉमिक नंबर होने की वजह से प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे 60। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्रोटॉन्स कितने हैं 60, और रिलेटेड टू दैट यहाँ पर भी प्रोटॉन्स कितने हैं, इसके एटॉमिक नंबर 17 होने की वजह से 17। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स का नंबर समझ में आ गया। अब रिलेटेड टू दैट अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालें तो यहाँ पर अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर करवाते हैं तो